आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमारा आज हिंदी का तीसरा नंबर चैप्टर होने वाला है संपूर्ण क्रांति। हम लोग आज संपूर्ण क्रांति चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। संपूर्ण क्रांति चैप्टर में हम आप लोगों को प्रतिदिन की भांति पढ़ाएंगे लेखक परिचय, लेखक परिचय के बाद संपूर्ण क्रांति का सारांश और संपूर्ण क्रांति के सारांश के बाद महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे ऑब्जेक्टिव में तो निकल जाते हैं, लेकिन मामला आकर के अटकता है कहाँ? सब्जेक्टिव में। बच्चे सब्जेक्टिव में आकर के ना अटक जाते हैं, सब्जेक्टिव में आकर के उनको दिन में तारे नजर आने लग जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज अच्छे तरीके से संपूर्ण क्रांति चैप्टर को देखते हैं, ठीक है ना? चलो भाई, सब बच्चे एकदम कंसंट्रेट हो जाइए, जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, हैं? ठीक है ना? क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्लास को स्टार्ट किया जाए बाबू, जल्दी से जल्दी से बताइए। यस सर जी, स्टार्ट किया जाए। ठीक है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब जयप्रकाश नारायण, आपको पहले हम बता दें कि ये जो व्यक्ति जिन्हें आप देख रहे हैं यही है जयप्रकाश नारायण, बिहार के एक बहुत बड़े नेता, और बिहार के ही नहीं, बिहार के रहने वाले थे लेकिन भारत के एक बहुत बड़े नेता थे। सोचिए कि यह इतने बड़े नेता थे कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर से अपने दम पर हटवा दिए थे। ठीक है ना? ये इतने दमगर नेता थे, बिहार के भाषा में ना दमगरे कहते हैं, कि भाई जयप्रकाश नारायण इतने दमगर नेता थे कि इंदिरा गांधी को, जो कि साम्राज्य बना करके बैठी हुई थी, उसका साम्राज्य को तोड़ दिए थे जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने क्या किया? इंदिरा गांधी को हटाया। लेकिन बेचारे का दुर्भाग्य देखिए, देश में पहली बार इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगवा दी। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने ही सन 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में एक भाषण दिया था। ठीक है ना? ध्यान रखना बाबू, सन 1974 ईस्वी, कब की बात कर रहे हैं? 1974 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना? 1974 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। सन 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण एक भाषण देते हैं। बस उसी भाषण को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना? सन 1974 ईस्वी को भाषण देते हैं, और बस प्यारे बच्चों, इनके द्वारा दिए गए भाषण को ही हमें पढ़ना है। तो हम चलिए इनके द्वारा दिए गए भाषण को तो पढ़ेंगे ही, कि भाषण में क्या क्या दिए थे, क्या क्या बोले थे, उसका सारांश देखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग क्या देखेंगे? मुख्य रूप से हम लोग क्या देखेंगे? मुख्य रूप से हम लोग ऑब्जेक्टिव पर्पज से इनके बारे में देखेंगे, यानी कि जयप्रकाश नारायण के बारे में देखेंगे। इनके बारे में देखेंगे, जयप्रकाश नारायण के बारे में देखेंगे। ठीक है ना? चलिए जयप्रकाश नारायण के बारे में देखेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकनायक किनका उपनाम है या फिर लोकनायक किनको प्रदान किया गया है, तो जयप्रकाश नारायण याद रखिएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो बाबू ध्यान रखिएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक किन्हें कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति चैप्टर, संपूर्ण क्रांति पाठ की कौन सी विद्या है, क्या बताओगे भाई? संपूर्ण क्रांति पाठ की कौन सी विद्या है, क्या बताइएगा बाबू? आप लोग जल्दी से हमें बता दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति पाठ की कौन सी विद्या है, तो क्या बताइएगा? जल्दी से जवाब बताइए। संपूर्ण क्रांति पाठ की कौन सी विद्या है? बताइए जल्दी से, क्या जवाब बताइएगा? समझ में आ गया? भाषण है, बिल्कुल सर जी, भाषण है, स्पीच है। ये भाषण दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कब दिया गया है बाबू? तो ये भाषण दिया गया था 1974 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। साइंस वाले से ज्यादा बच्चे ना आर्ट्स वाले यहां आंसर दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि साइंस वाले, चूंकि एक तरफ हमारा पूरा साइंस वाले बच्चे का कमेंट है और दूसरी तरफ आर्ट्स वाले बच्चे का कमेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि साइंस वाले बच्चे तो ज्यादा हैं, आर्ट्स वाले बच्चे कम ही हैं, लेकिन उनका जवाब देने का जो रफ्तार है ना, वो ज्यादा है। ठीक है? तो भाई आप लोग साइंस लिए हो और पीछे हो, और बताओ आर्ट्स वाले बच्चे जवाब देने के मामले में आगे हैं। ठीक है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, हम बात कर रहे हैं 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा गांव में, जो कि यूपी के बलिया और बिहार के सारण में ये गांव फैला हुआ है, सिताब दियारा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहां हुआ, तो कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ। ध्यान रखिएगा, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ। कहां में जन्म हुआ? तो सिताब दियारा नामक गांव में जन्म हुआ। कहां में जन्म हुआ? सिताब दियारा नामक गांव में जन्म हुआ है। हो जाएगा याद, सिताब दियारा नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। बाबू ध्यान रखिएगा। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे। 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहां गए थे? अमेरिका गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए, तो जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे 1922 ईस्वी में। कब गए थे? 1922 ईस्वी में गए थे, याद रखिएगा। कब गए थे? 1922 ईस्वी में, ठीक है ना। परीक्षा में ज्यादा आने का संभावना जन्म ही है, और जन्म कहां हुआ, तो जन्म कहां हुआ तो याद रहेगा, सिताब दियारा गांव में जन्म हुआ। जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ। जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जन्म हुआ। अमेरिका कब गए? 1922 ईस्वी में गए। अब इनके माता का नाम, पिता का नाम और पत्नी का नाम, ये तीन चीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के लिए। परीक्षा में पूछा जाता है। अमेरिका के दलाल भी कहलाते हैं, हाँ कहा जाता है। इनको लोगों ने चिढ़ाया था अमेरिका का दलाल कह करके, क्योंकि ये अमेरिका ना पढ़ने चल गए थे, भारत की पढ़ाई को छोड़ दिए थे। क्योंकि भारत का जो विश्वविद्यालय था वो अंग्रेजों के खर्चे से चलता था। तो ये कहे कि भाई हम अंग्रेजों के खर्चों से नहीं पढ़ेंगे, हम प्लेट धो करके पढ़ेंगे, रेस्टोरेंट में काम करेंगे, लेकिन हम अंग्रेजों के खर्चों से नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए ये कहाँ चले गए थे? अमेरिका चले गए थे। तो सुनिए, इनके माता जी का नाम था फूल रानी। इनके माता जी का क्या नाम है? इनके माता जी का नाम याद रखिएगा, माता जी का नाम है फूल रानी। माता जी का क्या नाम है बाबू? फूल रानी, इनके माता जी का नाम है। पिताजी का नाम है हर्षु दयाल। माता जी का नाम फूल रानी और पिताजी का नाम हर्षु दयाल, और प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी। और ये जो प्रभावती देवी थी, सुन लो बाबू, फिर से एक बार बता रहे हैं, ये जो प्रभावती देवी थी, क्या लिख रहे हैं? चलिए, प्रभावती जो देवी थी, यह किनकी बेटी थी पता है? इनके जो प्रभावती देवी है, इनके पिताजी का नाम, ब्रजकिशोर प्रसाद, याद रखिएगा। इनके पिताजी का नाम है ब्रजकिशोर प्रसाद। प्रभावती देवी के पिताजी का नाम ब्रजकिशोर प्रसाद। प्रभावती देवी के पिताजी का नाम ब्रजकिशोर प्रसाद, याद रखना बाबू आप लोग, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को एक स्लाइड में याद रखना है कि लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, इनको लोक नायक के नाम से जाना जाता है। यह भाषण दिए हैं 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में, और उसी भाषण को बस पढ़ना है। इनका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। कहां में जन्म हुआ है? तो सिताब दियारा नामक गांव में जन्म हुआ है 1922 ईस्वी में। इनके माता जी का नाम फूल रानी, पिताजी का नाम हर्षु दयाल और पत्नी का नाम प्रभावती देवी। इतना याद रहेगा बाबू? हैं सर हम आर्ट्स से हैं तो कमजोर समझे का? अरे नहीं रे भाई, सॉरी, दिव्या है, ठीक है ना। तो भाई नहीं है, बहना है हमारी, ठीक है ना। और ये बोल रही है कि हमको कमजोर समझ रहे हैं का? तो भाई कमजोर ना समझ रहे हैं हम। एक कहावत है, दंगल फिल्म में ना एक कहावत था, आमिर खान बोला था कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। हरियाणा में ना लड़का को छोरा बोला जाता है और लड़की को छोरी बोला जाता है, तो वही हरियाणवी भाषा में बोला गया था। तो वही बोला गया था, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। तो यहाँ भी वही बात है, ठीक है ना। दिव्या बोल रही है कि सर हमको हम आर्ट्स लिए तो कमजोर समझे ना। भाई कभी कमजोर ना समझे हैं हम, सब विषय का अपना अपना महत्व है अपने अपने जगह पे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, बिल्कुल समझ में आ गया ना, ध्यान रखिएगा। प्रभावती देवी किनकी पुत्री थी? तो ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी, ठीक है ना। ब्रजकिशोर प्रसाद गांधीवादी थे, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो चलिए इतना हो गया। अब इसके आगे याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण का मृत्यु कब हुआ है? जयप्रकाश नारायण का मृत्यु कब हुआ? तो जयप्रकाश नारायण का मृत्यु हुआ है 8 अक्टूबर 1969 को। 8 अक्टूबर 1969 को इनकी मृत्यु हुआ। कब मृत्यु हुआ है? 8 अक्टूबर 1969 को इनकी मृत्यु हुआ, ठीक है ना। किनका? जयप्रकाश नारायण का मृत्यु 8 अक्टूबर 1969 को हुआ है। इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो राजनीतिक जीवन के बारे में अगर बात किया जाए तो 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे जयप्रकाश नारायण। सबसे पहली बार अगर कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की तो कांग्रेस पार्टी। हालांकि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी भी था, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं ज्वाइन हुए, क्योंकि आजादी की लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं था। आजादी की लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं था, तो गांधी जी बोले कि जब आजादी की लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है तो फिर हम कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी चूंकि आजादी की लड़ाई में लड़ रहा था, तो इसलिए गांधी जी कांग्रेस की लड़ाई में ये कांग्रेस के साथ जुड़ गए। और सब्जेक्टिव में भी यहां से सवाल पूछता है कि गांधी जी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए थे? तो क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ये आजादी की लड़ाई से अपने आप को अलग रखे हुए था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। तो 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए थे जयप्रकाश नारायण। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए।
1932 ईस्वी में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो वो जेल भी गए थे, और 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यह जो भाषण दिए हैं 1974 में, हम बार बार बोल रहे हैं, पटना के गांधी मैदान 5 जून 1974 को दिए हैं। और अगर बात करें जयप्रकाश नारायण को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ध्यान रखिएगा 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेसे सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है। जयप्रकाश नारायण को 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेसे सम्मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण को मैगसेसे सम्मान प्राप्त हो चुका है। याद रहेगा बाबू? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, क्या आपको याद रहेगा? अरे बाप रे बाप, देखिए तो कर रही है कि सर सब एकदम मुंह पर याद हो गया है, हैं? देखिए भाई, समझ गया ना, समाज सेवा के लिए मैगसेसे सम्मान मिला है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है ना, बिल्कुल बाबू, बहुत बढ़िया। 1900, ध्यान रखिएगा, 65 में समाज सेवा के लिए मैगसेसे सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, चलो भाई, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो भाषण दिया गया था, और भाषण में अब जयप्रकाश नारायण क्या क्या बोले हैं, अब हम लोग उसे पढ़ेंगे। ठीक है ना, सारांश देख लेते हैं। संपूर्ण क्रांति भाषण का सारांश। सारांश परीक्षा में शायद इस चैप्टर का सारांश अभी तक नहीं पूछा है, इस चैप्टर का सारांश परीक्षा में नहीं पूछा है। ठीक है ना, लेकिन नहीं पूछा है, लेकिन पूछा तो जा सकता है ना। बताओ बाबू, पूछा तो जा सकता है ना? बताइए जल्दी से, पूछा जा सकता है तो आराम से आप लोग याद करिएगा। क्या याद करेंगे? संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। संपूर्ण भाषण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है। पूरी भाषण जो है ना, वो एक किताब के रूप में प्रकाशित है, जो कि 5 जून 1974 को दिया गया था। उनके भाषण में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा है कि हमें स्वराज्य तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफी संघर्ष करना होगा। हमें स्वराज्य तो मिल गया भाई, हम आजाद तो हो गए हैं, लेकिन अभी सुशासन के लिए हमें संघर्ष करना होगा, क्योंकि हमारे देश में अभी सुशासन की सरकार नहीं है। भाषण के दौरान उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया और कहा कि नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों दूर जाना है। यहां पर जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल देकर के कहते हैं कि एक जवाहरलाल नेहरू भी कहते थे, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहते थे कि सुशासन के लिए अभी देश की जनता को कोसों दूर जाना है, मीलों दूर जाना है। ठीक है ना, वह आगे कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमारा भाषण ऐसा है कि हमारी भाषण में क्रांति के विचार होगा, जिस पर आपको अमल करना होगा, लाठियां भी खानी होगी। यह संपूर्ण क्रांति है और वैसे ही है जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हम वैसा ही क्रांति लाना चाहते हैं जिस प्रकार का क्रांति भगत सिंह लाना चाहते थे। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि हम वैसा ही क्रांति लाना चाहते हैं जिस प्रकार का क्रांति हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे। समझ में आ गया? हाँ, जिस प्रकार का क्रांति हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे ना, उसी प्रकार का क्रांति हम लाना चाहते हैं। आगे, स्वराज से जनता कराह रही है। ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं कि जनता कराह रही है। भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय यही आज सब जगह पर फैला हुआ है। शिक्षा पा करके भी लोग ठोकर खाता फिर रहा है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि लोग शिक्षा पाकर के भी ठोकर खा रहे हैं। सब जगह चारों तरफ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी भरा हुआ है, सब जगह पर भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जहां यहां नारे तो लगते हैं पर गरीबी हटती नहीं है, बढ़ती ही चली जाती है। आपको पता है ना कि इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ का नारा लगाई थी। इसलिए जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि यहां नारा तो लगता है कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटते नहीं है, बल्कि और बढ़ती चली जाती है। भाषण में दिनकर जी की कविता और उनके निधन की चर्चा भी की जाती है। वो नई जिम्मेदारी की चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं। मात्र जयप्रकाश के नेतृत्व से काम नहीं चलेगा, आपको अब अपना नेतृत्व खुद संभालना होगा। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि अब आपको अपना नेतृत्व खुद संभालना होगा, सिर्फ हमारे नेतृत्व से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य आपके हाथों में है। जयप्रकाश नारायण युवाओं से कहते हैं कि भविष्य जो है वो अब आपके हाथों में है। ठीक है ना, यहां उन्होंने यह भी घोषणा की कि मैं सबकी बात सुनूंगा, पर फैसला मेरा ही होगा। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हम सबकी बात सुनेंगे, लेकिन फैसला जो होगा वो हमारा होगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो आपस के झगड़े में, बहसों में हम पता नहीं किधर बिखर जाएंगे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पता नहीं किधर बिखर जाएंगे, और अगर ऐसा बिखर जाएंगे ना तो फिर एकजुट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए फैसला हम लेंगे, बाकी आप लोग हमारी फैसलों को मानिएगा। अपने भाषण के दौरान वो अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं। जयप्रकाश नारायण जो हैं वो छात्र जीवन के बारे में बताते हैं। ठीक है ना, और कहते हैं कि आईएससी पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हिंदू विश्वविद्यालय के बावजूद अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। कारण यह था कि हिंदू विश्वविद्यालय अंग्रेजों के फंड से चलता था। जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में आगे कहते हैं कि हम चाहते तो हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ लेते, लेकिन हमने हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई नहीं किया।
हमने हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई नहीं किया, हम पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए, ठीक है ना, क्योंकि हम अंग्रेजों के पैसों से नहीं पढ़ना चाहते थे। अमेरिका से पढ़ाई ये अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वेटर का काम किया, बर्तन साफ किया, लोहे के कारखाने में काम किया, इतने कठिनाइयों से अपनी पढ़ाई पूरी की है। कहते हैं कि बहुत कठिनाई से अपनी पढ़ाई हम पूरी किए हैं। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को खिलाफ क्या हुआ? जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा के खिलाफ बनाने में कांग्रेस ने, उस सभा को बिला बनाने में कांग्रेस ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में किया है। लोगों को ट्रेनों से उतारा गया। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमारी सभा में जो लोग आ रहे थे ना, उन सब लोगों को रोकने के लिए पता नहीं कौन कौन सा हथकंडा अपनाया गया। सब लोगों को ट्रेनों से उतारा गया, सब लोगों को लाठियों से पीटा गया, लाठियां चलाई गई। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर क्या माना है? तो कलंक माना है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि लोकतंत्र का कलंक है, ये लोकतंत्र का एक भारी भरकम क्या है? कलंक है। वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांति में कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। जो शांति में कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं ना, उनको जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं। वो इंदिरा जी की चर्चा करते हैं, उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उनकी गलत नीतियों से है। समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी से लड़ाई नहीं है जयप्रकाश नारायण का। कहते हैं कि हमारी लड़ाई इंदिरा गांधी से नहीं है, इंदिरा गांधी की गलत नीतियों की वजह से हमारा लड़ाई है, ठीक है ना। उनके गलत सिद्धांतों से लड़ाई है, उनके गलत कार्यों से लड़ाई है। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में यह स्पष्ट कर देते हैं कि हम भगत सिंह जैसा क्रांति चाहते हैं, हम संपूर्ण क्रांति चाहते हैं, हमें इंदिरा गांधी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें इंदिरा गांधी के नीतियों से दुश्मनी है। समझ में आ गया ना? जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमें इंदिरा गांधी के नीतियों से दुश्मनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बाबू कोमल सिंह कह रही है कि सर यहां से एक क्वेश्चन बन रहा है। कहां बन रहा है? सोनू कुमार कह रहा है कि नीट के लिए भी बैच लाइए सर। अच्छे क्रैश कोर्स वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हो सकता है कि संडे तक आपको पीडीएफ मिल जाए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत उसमें काम बाकी है जो आपको हम बहुत जल्दी करके दे देंगे, ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब पूरा सारांश हम आपको बता दिए। चैप्टर तो पहले से ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, सारांश हम आपको बता दिए हैं। अब हम आप लोगों को बता देते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में टोटल आप लोगों को याद करना पड़ेगा, चूंकि देख लीजिए ये चैप्टर से थोड़ा ज्यादा प्रश्न आता है। हो सकता है कि बाकी सब पहला दूसरा चैप्टर जो पढ़ा है ना, उसके मुकाबले इस चैप्टर से प्रश्न का संख्या थोड़ा ज्यादा दिखे, ठीक है। इस चैप्टर से थोड़ा ज्यादा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बाबू इस चैप्टर से जब ज्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा तो हम आपको इस चैप्टर में 3, 4, 5, 6, 7 लगभग 7 प्रश्न बताएंगे, ठीक है ना। 7 प्रश्न बताते हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे और आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार हैं। तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का यही विचार था ना कि भाई हम सुनेंगे सबका बात लेकिन फैसला हमारा होगा। तो लिखेंगे आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे। क्या विचार था? कि सबकी सलाह ली जाएगी, सबकी बात सुन ली जाएगी, छात्रों की बात तो सबसे ज्यादा सुना जाएगा, उनसे बहस भी किया जाएगा, उनकी बातें समझी जाएगी, जन संघर्ष समिति की बात भी हम सुनेंगे, समझेंगे, उस पर फैसला भी करेंगे, लेकिन फैसला हमारा होगा। सबको इस फैसले को मानना भी होगा। यहां एक बात साफ है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ कहा था कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। यदि यह नहीं हो सका तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे। यानी जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि भाई ये जो आप लोग संघर्ष कर रहे हैं ना, ये जो आप लोग क्रांति कर रहे हैं, इस क्रांति को बहुत सोच समझ करके करना होगा। इस क्रांति को बहुत ही सोच समझ करके करना होगा, इतना सोच समझ के करना होगा कि हम लोग बिखरे ना, और इसलिए जो फैसला होगा वो हमारा होगा। आप लोग हमारे सब फैसलों को मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ जाए बाबू, जल्दी से बताओ। यस सर जी, बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। बापू और नेहरू के किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में करते हैं। तो लिखेंगे जयप्रकाश जी स्पष्ट कहते हैं कि जो काम गलत होगा, अगर नीतियां गलत होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि चाहे बापू हो चाहे नेहरू हो, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर किसी का भी नीति गलत होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर किसी का भी नीति गलत होगा, सिद्धांत गलत होगा, तो हम उस पर क्या करेंगे? सवाल उठाएंगे, हम उनका विरोध करेंगे। लेकिन बापू का अगर हम विरोध करते थे तो वो कभी बुरा नहीं मानते थे, अगर नेहरू जी का विरोध करते थे तो कभी बुरा नहीं मानते थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि बापू में इतनी महानता थी कि वे कभी बुरा नहीं मानते थे, वे हमें बुला करके तो प्रेम से और समझाते थे और समझाया भी है। जवाहरलाल हमारे बड़े भाई थे, हम उनको भाई भी कहते थे, उनका बड़ा स्नेह हमारे ऊपर था। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहते हैं कि उनका बड़ा स्नेह हमारे ऊपर था। वे जयप्रकाश जी को मानते भी काफी थे, जयप्रकाश जी भी उनका बड़ा आदर करते थे। उन्होंने ही जयप्रकाश जी की आलोचनाओं का बुरा नहीं माना।
कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू का भी बुराई करते थे, उनका भी आलोचना करते थे, उनके जहां पर उनका गलती होता था, लेकिन कभी उन्होंने बुराई को तकलीफ नहीं माना। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं, उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी का विचार था कि भाई चुनाव में इतना ज्यादा जो खर्च होता है वो खर्च नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चुनाव सुधार के बारे में बोला गया था कि इतना ज्यादा जो खर्च होता है ना वो खर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना ज्यादा खर्च होगा तो फिर देश की जनता का ही पैसा बर्बाद होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी मानते हैं कि आज के मतदाता को केवल इतना अधिकार ही प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान कर पाता है। आज के जो मतदाता है उनको इतना ही अधिकार है कि वो क्या कर पाता है, मतदान कर पाता है। पर मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और न ही स्वतंत्र होती है। आज के मतदाता को इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वो मतदान करता है, लेकिन मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ है न तो ईमानदारी से मतदान होता है। आज कहीं भी वोटिंग से मतदान होता है? अभी बताइए, वोटिंग से कहीं भी मतदान नहीं होता है। स्वतंत्रता पूर्वक कहीं मतदान नहीं होता है। न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ रहता है। अपने चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि पर उनका कोई अंकुश नहीं रहता है। जयप्रकाश जी इसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। साथ ही चुनाव में जो रुपया जाति बाहुबल का प्रयोग होता है, जो झूठा भाषण और मिथ्याचरण होता है, यह भी समाप्त होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि इस प्रकार का जो बात होता है, जो झूठा भाषण होता है, मिथ्याचरण होता है, जनता को जो गुमराह किया जाता है, यह सब बंद होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अगला, दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन हुआ, जो मृत्यु हुआ, वो किन परिस्थितियों में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु हुआ था हार्ट अटैक से। ध्यान रखिएगा, दिल का दौरा पड़ गया था, हार्ट अटैक से उनका मृत्यु हुआ था। तो लिखेंगे कि दिनकर जी रामनाथ गोयनका के यहां मेहमान थे। जो दिनकर जी थे वो रामनाथ गोयनका के यहां क्या थे बाबू, मेहमान थे, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। दिनकर जी को, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को रात को दिल का दौरा पड़ा था और उनको आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने उन्हें बिलिंगटन नर्सिंग होम में भर्ती कराया। वहां पर एक नर्सिंग होम था जिसका नाम था बिलिंगटन नर्सिंग होम। तो गोयनका जी उनको बिलिंगटन नर्सिंग होम में भर्ती कराए। सारा इंतजाम था वहां, सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर के तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया और वहीं उनका निधन हो गया। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि दिनकर जी का निधन कहां हुआ, तो बिलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ। और किस परिस्थिति में हुआ, तो आपको बताइए कि सब डॉक्टर वहां पर मशीन लेकर के तैयार थे, लेकिन फिर भी दिनकर जी का हार्ट दोबारा जिंदा नहीं हो पाया और वे निधन हो गए, उनका निधन हो गया। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। अभी हम आपको कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि बताया ना, कम्युनिस्ट पार्टी जो था वो देश की आजादी में भाग नहीं ले रहा था। देश की आजादी से अपने आप को अलग किया था कम्युनिस्ट पार्टी, तो और कांग्रेस उस समय सिर्फ देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, तो इसलिए यहां पर जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं होते हैं। तो लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने सोचा था कि जो देश गुलाम है वहां के कम्युनिस्टों को हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यानी कि जो देश गुलाम है तो वहां कम्युनिस्टों को अलग नहीं रखना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी का पहला कर्तव्य है कि वो देश की आजादी के लिए लड़े, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ वर्ग के हाथ में रहता है। बुर्जुआ वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग के हाथ में रहता है, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं उनके हाथ में रहता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि कम्युनिस्टों को भी देश की आजादी में हिस्सा लेना चाहिए, अलग नहीं रहना चाहिए। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जो है वो स्वतंत्रता के दीवाने थे, वो भी आजादी चाहते थे। उनकी उस समय आजादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी, अतः उन्होंने उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ कर दिया। यहां पर जो जयप्रकाश नारायण है वो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ना प्रारंभ कर दिए कांग्रेस के साथ जुड़ करके, इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या करने वाला प्रश्न है, ये 5 नंबर का प्रश्न आता है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो यहां पर इस पंक्ति का व्याख्या करना है। जयप्रकाश नारायण ये पंक्ति किसके लिए बोले हैं, इंदिरा गांधी के लिए ने बोले थे कि लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। जयप्रकाश नारायण जी ने अपने पटना के भाषण में यही कहा था कि आज जो कुछ देश में हो रहा है वह नीतिगत कम और स्वार्थगत अधिक है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जो कुछ भी देश में हो रहा है ना वो नीति लायक नहीं है, उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। उसके कर्ता धर्ता हमारे शासक हैं, पर मैं उन्हें कम दोषी मानता हूं। मैं तो उन नीतियों को ही दोषी मानता हूं जिनके आधार पर सत्ता वाले यह सब कुछ कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण कहते हैं ना कि भाई हम इन सबको दोषी नहीं मानते हैं। समझ में आ गया। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हम इन सबको दोषी नहीं मानते हैं, हम तो उन्हें दोषी मानते हैं जो कि गलत नीति की वजह से कार्य करें, जिनके आधार पर सत्ता वाले सब कुछ कर रहे हैं। अतः वास्तविक दोषी व्यक्ति नहीं, नीतियां हैं। कहा तो यही जाता है कि हमारी नीतियां जनता के लिए है, पर वास्तविकता यह है कि उनकी कोई नीतियां ही नहीं है। अगर कुछ है भी तो वे स्वार्थहीन है, यानी कि कोई नीति नहीं है। और अगर कोई नीति है तो वो नीति कैसा है, स्वार्थहीन नीति है। ठीक है ना। यानी कि जो भी नीति बनाया जाता है वो स्वार्थ के लिए नीति बनाया जाता है। ये हो गया 7वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जेपी से सहमत हैं, अपना सुझाव दीजिए। भ्रष्टाचार का जड़ क्या है।
भ्रष्टाचार का जड़ क्या है, और जयप्रकाश नारायण जो ये बात बोले हैं कि भाई सब जगह पर भ्रष्टाचार है, ये रिश्वतखोरी है, तो क्या ये बात सही है? क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? तो लिखेंगे कि भ्रष्टाचार के लिए सरकारी नीतियां ही उत्तरदायी है, इसके कारण ही भूख है, महंगाई है, रिश्वतखोरी है, और यह भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं चलता है। सरकारी दफ्तर हो, बैंक हो, प्रत्येक स्थल पर रिश्वतखोरी पसरा हुआ है और विकराल रूप से पसरा हुआ है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षण संस्थाएं तक भ्रष्ट हो गई है, युवा वर्ग अंधकार में भटक रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भ्रष्टाचार न पसरा हो। तो ये बात तो भाई जयप्रकाश नारायण बिल्कुल सही बोले थे, क्योंकि भ्रष्टाचार तो सब जगह पसरा हुआ ही है। तो ये बात जो जयप्रकाश नारायण बोले थे, ये बिल्कुल सही बात बोले थे। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जो ये बात बोले थे ना, ये बात बिल्कुल सही बोले थे कि भ्रष्टाचार सब जगह पर क्या है, पसरा हुआ है। और सबसे लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, वो किसकी पुत्री थी? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, वो किसकी पुत्री थी? तो लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, वे ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। बताए तो थे ना कि प्रभावती देवी जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी है, वो ब्रजकिशोर प्रसाद के पुत्री थी। तो बाबू यहां तक आप लोगों को ये 9 क्वेश्चन याद करना है, और यहीं पर आपका चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर के आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है, और आपको इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं आप उसको याद कर लीजिए। उससे हट करके परीक्षा में एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? समझ में आ गया बाबू? अरे सबका मैसेज आता है, आप लोग बस यही कहते रहते हैं ना कि मेरा मैसेज नहीं जाता है। कोई कौन है ये? प्रियंका कुमारी बोल रही कि सर मेरा मैसेज नहीं जाता है। सबका मैसेज आता है यहाँ पर। क्या नाम है, अनिकेश, सबका मैसेज आता है बाबू, चिंता मत करिए। ठीक है ना, तो चलो भाई आज के इस शानदार सी क्लास को हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, और जो लेखक परिचय बताए ना वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम रिवाइज करवाएंगे बाद में। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर संपूर्ण खत्म करते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों हम आप लोगों से अब अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। हाँ तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से